दुनिया में कुछ केस ऐसे होते हैं जो सिर्फ खबर बनकर खत्म नहीं होते, बल्कि सालों तक सवाल बनकर लोगों के दिमाग में घूमते रहते हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसे ही नाम की है, जेफरी एप्स्टीन। वो कौन था? एक अमीर फाइनेंसर, पावरफुल सोशल सर्कल का हिस्सा और एक ऐसी पर्सनालिटी जिसे दुनिया सिर्फ लग्जरी और इन्फ्लुएंस की नजर से देखती थी। लेकिन धीरे धीरे उसके पीछे छुपी हुई कंट्रोवर्सी सामने आने लगती है। आरोप थे उसके खिलाफ इतने गंभीर कि अपराधों का एक पूरा नेटवर्क काम कर रहा था। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा केस जिसने दुनिया को अपनी ओर कुछ ऐसे खींचा कि कुछ और नजर आना ही बंद हो गया। इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि आखिर जेफरी एप्स्टीन कौन था और वो इतना फेमस कैसे हुआ, उसके खिलाफ कौन कौन सी कंट्रोवर्सी सामने आई, उसका 2008 का पहला केस क्या था और उसे लेकर इतने सवाल क्यों उठे, और दोबारा से 2019 में उसकी गिरफ्तारी आखिर क्यों हुई, उसके वो पावरफुल कनेक्शंस जिसके दम पे वो इतना ज़्यादा बड़ा बना था, वे कौन थे। और इस बात को मीडिया और पब्लिक क्यूरियोसिटी ने और भी ज़्यादा बढ़ा दिया। और सबसे बड़ा सवाल, ट्रायल शुरू होने के पहले ही उसकी मौत आखिर कैसे हुई और क्यों आज भी इस घटना पर चर्चा होती है। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये है पावर, इन्फ्लुएंस, जस्टिस और अनआंसर्ड क्वेश्चन की एक बहुत लंबी कहानी। आगे बढ़ने से पहले लेट्स रोल द इंट्रो और शुरू करते हैं आज की कहानी। जेफरी एप्स्टीन कौन था? कभी कभी दुनिया में ऐसे लोग सामने आते हैं जो बाहर से बेहद सफल, अमीर और प्रभावशाली दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी असली कहानी पर्दे के पीछे छुपी होती है। ऐसा ही एक नाम था, जेफरी एप्स्टीन। 1923 में न्यूयॉर्क के ब्रुकलिन में जन्मे एप्स्टीन ने अपने करियर की शुरुआत एक स्कूल टीचर के रूप में की, लेकिन कुछ ही समय बाद उसने फाइनेंस की दुनिया में कदम रखा और धीरे धीरे खुद को एक सफल निवेशक और बिजनेसमैन के रूप में स्थापित कर लिया। समय के साथ उसकी लाइफस्टाइल बेहद आलीशान होती गई। न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, प्राइवेट जेट और ऐसे सोशल सर्कल्स जहां सिर्फ दुनिया के सबसे अमीर और इन्फ्लुएंशियल लोग दिखाई देते थे। बाहर से उसकी जिंदगी ग्लैमरस और परफेक्ट लगती थी। वह पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स और सेलिब्रिटीज के बीच काफ़ी जाना पहचाना नाम बन चुका था। लेकिन इस चमक दमक के पीछे धीरे धीरे एलिगेशंस की परतें भी जमा हो रही थीं। वह इतना फेमस क्यों था? एप्स्टीन की चर्चा सिर्फ उसकी दौलत की वजह से नहीं थी, बल्कि 3 बड़ी वजहों ने उसे दुनिया भर में फेमस बना दिया। एक, पैसा और लग्जरी लाइफस्टाइल। वह करोड़ों डॉलर की संपत्ति का मालिक था और अल्ट्रा रिच लोगों के बीच उसकी खास पहचान थी। उसकी लाइफस्टाइल हमेशा मीडिया और पब्लिक क्यूरियोसिटी का विषय रही। 2, हाई प्रोफाइल कनेक्शंस। उसके आसपास बड़े नाम दिखाई देते थे, राजनीति, बिजनेस और मनोरंजन की दुनिया से। लोग अक्सर सोचते थे कि आखिर उसकी इतनी पहुंच कैसे बनी। 3, कंट्रोवर्सी और क्रिमिनल एलिगेशन। धीरे धीरे उसके खिलाफ गंभीर आरोप सामने आने लगे। 2008 में उसे प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड चार्जेस में सजा मिली, लेकिन प्ली डील को लेकर कई सवाल उठे। क्या उसे कानून से ज्यादा राहत मिली? केस कैसे बड़ा बना? शुरुआत में मामला लोकल इन्वेस्टिगेशन तक सीमित रहा, लेकिन सालों बाद जब नए विक्टिम्स सामने आए और पुरानी जानकारी दोबारा जांची गई तो मामला फिर से खुल गया। 2019 में उसे फेडरल चार्जेस के तहत गिरफ्तार किया गया। आरोप थे कि उसने एक बड़े नेटवर्क के जरिए अंडरएज गर्ल्स को एक्सप्लॉइट किया। जैसे ही गिरफ्तारी हुई, मीडिया कवरेज पूरी दुनिया में फैल गई। अब चर्चा सिर्फ क्राइम तक सीमित नहीं रही, बल्कि उसके कनेक्शंस और इन्फ्लुएंस पर भी सवाल उठने लगे। यहीं से शुरू हुई एक ऐसी कहानी जिसने दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पावर और पैसा सच को लंबे समय तक छुपा सकते हैं। पहला बड़ा केस 2008 री-रिटन नरेशन स्टाइल। 2000 के दशक के बीच में फ्लोरिडा पुलिस ने एक ऐसी जांच शुरू की जिसने धीरे धीरे दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचना शुरू किया। रिपोर्ट्स सामने आ रही थीं कि कम उम्र की लड़कियों को मसाज के नाम पर बुलाया जाता था, लेकिन बाद में परिस्थितियां कुछ और ही रूप ले लेती थीं। जांच आगे बढ़ी और 2008 में जेफरी एप्स्टीन ने एक कंट्रोवर्शियल प्ली डील स्वीकार की। उसने प्रोस्टिट्यूशन रिलेटेड चार्जेस में गिल्टी प्ली दिया और सीमित समय के लिए जेल गया। यही वह मोड़ था जहां से कंट्रोवर्सी शुरू हुई। बहुत से लोगों को लगा कि इतने गंभीर आरोपों के मुकाबले सजा काफी हल्की थी। सवाल उठने लगे, क्या पैसा और पावर जस्टिस सिस्टम को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं?
यही वह समय था जब विक्टिम्स की आवाजें धीरे धीरे सामने आनी शुरू हुई। लंबे समय तक दबे हुए अनुभव अब दुनिया के सामने आ रहे थे। वर्जीनिया ज्यूफ्रे सबसे प्रमुख आवाज। वर्जीनिया ज्यूफ्रे को इस केस की सबसे चर्चित सर्वाइवर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने बताया कि किशोर उम्र में उन्हें अलेजिडली एक्सप्लॉइट किया गया और उनकी गवाही ने इस केस को अंतर्राष्ट्रीय चर्चा का विषय बना दिया। उन्होंने सिर्फ अपनी कहानी नहीं बताई बल्कि दूसरे विक्टिम्स के लिए भी आवाज उठाई। उनकी लीगल एक्शंस और इंटरव्यूज ने केस को फिर से स्पॉटलाइट में लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी कहानी इस बात की मिसाल बन गई कि एक विक्टिम की आवाज कितनी ताकतवर हो सकती है, चाहे सामने कितना भी पावरफुल सिस्टम क्यों न हो। मारिया फार्मर, शुरुआती चेतावनी देने वाली। मारिया फार्मर उन शुरुआती महिलाओं में थी जिन्होंने अधिकारियों को चेतावनी देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि उन्होंने वर्षों पहले कंसर्न्स जताए थे, लेकिन उस समय उनकी बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया गया। उनकी कहानी ये दिखाती है कि कभी-कभी सिस्टम विक्टिम्स की बात सुनने में बहुत देर कर देता है और उस देरी की कीमत बहुत भारी हो सकती है। एनी फार्मर, कोर्ट में दी गई गवाही। एनी फार्मर ने अदालत में अपनी टेस्टिमोनी देकर बताया कि किस तरह ट्रस्ट और प्रॉमिसेस के जरिए यंग गर्ल्स को मैनिपुलेट किया जाता था। उनकी गवाही ने यह समझाया कि अब्यूज हमेशा फोर्स से नहीं होता, कई बार साइकोलॉजिकल कंट्रोल भी उतना ही पावरफुल होता है। उनकी बातों ने ज्यूरी और पब्लिक दोनों को यह समझने में मदद की कि पूरा सिस्टम कितनी प्लानिंग के साथ चल रहा था। जेन डो, अनगिनत अनसुनी आवाजें। इस केस में कई विक्टिम्स ने अपनी पहचान छुपाकर लीगल कंप्लेंट्स दर्ज कराईं, जिन्हें कोर्ट डॉक्यूमेंट्स में जेन डो के नाम से मेंशन किया गया। उन्होंने प्राइवेसी बनाए रखते हुए जस्टिस की मांग की, क्योंकि पब्लिक अटेंशन कई बार विक्टिम्स के लिए इमोशनली बहुत मुश्किल हो जाती है। इन अनाम आवाज़ों ने ये साबित किया कि यह सिर्फ कुछ लोगों की कहानी नहीं थी, बल्कि एक बड़े पैटर्न की तरफ इशारा करती थी। 2008 का यह चैप्टर सिर्फ एक लीगल केस नहीं था, बल्कि उन आवाज़ों की शुरुआत थी जो सालों बाद दुनिया को फिर से इस कहानी की तरफ खींच लाने वाली थी। और यहीं से शुरू हुआ एक ऐसा सफ़र जिसने इवेंचुअली पूरे केस को दोबारा खोल दिया। 2019 की गिरफ्तारी, केस दोबारा कैसे खुला, रीरिटन नरेशन स्टाइल। 2008 के कंट्रोवर्शियल प्ली डील के बाद ऐसा लगने लगा था कि यह मामला शायद यहीं खत्म हो गया, लेकिन सच ज़्यादा समय तक छुपा नहीं रह सका। सालों बाद नए सवाल उठने लगे। सर्वाइवर्स की आवाज़ें सामने आईं और जर्नलिस्ट ने पुराने डॉक्यूमेंट्स और एलिगेशंस को फिर से जांचना शुरू किया। धीरे धीरे अथॉरिटीज़ को महसूस हुआ कि कहानी उतनी सिंपल नहीं थी जितनी पहले समझी गई थी। और फिर आया साल 2019, जुलाई 2019, गिरफ्तारी जिसने सब बदल दिया। जुलाई 2019 में फेडरल अथॉरिटीज़ ने जेफरी एप्स्टीन को दोबारा गिरफ्तार किया। इस बार जांच में यूएस अटॉर्नीज ऑफिस फॉर द सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क और FBI शामिल थे। चार्जेस पहले से कहीं ज़्यादा गंभीर थे, माइनर्स की सेक्स ट्रैफिकिंग और कंस्पिरेसी। आरोपों के मुताबिक न्यूयॉर्क और फ्लोरिडा में वर्षों तक एक अलेज्ड नेटवर्क ऑपरेट किया गया, जहां यंग गर्ल्स को पैसे और प्रॉमिसेस के जरिए एक्सप्लॉइट किया जाता था। प्रोसिक्यूटर्स का कहना था कि यह आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं था, बल्कि एक लंबे समय से चल रहा स्ट्रक्चर्ड पैटर्न था। अचानक दुनिया भर में चर्चा क्यों हुई? गिरफ्तारी के बाद यह मामला सिर्फ एक क्रिमिनल केस नहीं रहा। एक पहले भी आरोप सामने आए थे, लेकिन अब फेडरल लेवल पर एक्शन हुआ था। तो मीडिया ने सवाल उठाया, क्या जस्टिस पहले डिले हुई थी? 3, उसके हाई प्रोफाइल कनेक्शंस की वजह से पब्लिक क्यूरियोसिटी अचानक बहुत बढ़ गई। न्यूज़ चैनल्स, डॉक्यूमेंटरीज और सोशल मीडिया, हर जगह यही चर्चा होने लगी। जेल और ट्रायल की तैयारी। अरेस्ट के बाद उसे न्यूयॉर्क के मेट्रोपॉलिटन करेक्शनल सेंटर में रखा गया, जहां वह ट्रायल का इंतजार कर रहा था। कोर्ट में प्रोसिक्यूटर्स ने कहा कि वह फ्लाइट रिस्क हो सकता है और विटनेसेस को इन्फ्लुएंस करने की संभावना है, इसलिए उसे बेल नहीं दी गई। बहुत से लोग मान रहे थे कि अब पहली बार अदालत में पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन फिर कहानी ने अचानक मोड़ लिया। अगस्त 2019 में ट्रायल शुरू होने से पहले ही उसकी जेल में मौत हो गई। ऑफिशियल्स के अनुसार यह सुसाइड थी। बाद में जांच रिपोर्ट्स में सामने आया कि जेल में मॉनिटरिंग फेलियर्स और कई प्रोसीजरल लैप्सेस थे। इस घटना ने केस को और भी कंट्रोवर्शियल बना दिया। कई विक्टिम्स ने कहा कि अब उन्हें अदालत में पूरी अकाउंटेबिलिटी देखने का मौका नहीं मिलेगा, और यही बात लोगों के मन में और सवाल छोड़ गई। केस दोबारा खुलने की सबसे बड़ी वजह क्या थी? सबसे बड़ी वजह थी सर्वाइवर्स की लगातार आवाज़ें और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टिंग। उनकी टेस्टिमोनीज और परसिस्टेंस ने अथॉरिटीज़ को मजबूर किया कि पुराने मामले को फिर से देखा जाए। यह कहानी दिखाती है कि कभी कभी सच सामने आने में सालों लग जाते हैं,
लेकिन जब आवाजें उठती हैं तो सबसे बड़े केसेस भी दोबारा खुल सकते हैं। 2019 की गिरफ्तारी ने दुनिया को यह दिखाया कि कोई भी मामला कितना ही पुराना क्यों न हो, अगर सवाल बाकी हों तो सच फिर वापस आ सकता है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था, ट्रायल शुरू होने से पहले ही सब कुछ रुक गया और पीछे रह गई ढेर सारी अनआंसर्ड क्वेश्चंस। कनेक्शंस कंट्रोवर्सी। जेफरी एप्स्टीन का केस सिर्फ अपराधों की वजह से चर्चा में नहीं आया, बल्कि इसलिए भी क्योंकि उसके कनेक्शंस बेहद ताकतवर लोगों तक पहुंचते थे। वह अक्सर हाई प्रोफाइल पार्टियों और खास सामाजिक कार्यक्रमों में दिखाई देता था। यही वजह थी कि जब उसके खिलाफ गंभीर आरोप सामने आए तो दुनिया का ध्यान सिर्फ उस पर नहीं, बल्कि उसके पूरे सोशल सर्कल पर भी चला गया। हाई प्रोफाइल सोशल सर्कल। रिपोर्ट्स के अनुसार एप्स्टीन के संपर्क कई बड़े नामों से थे, जिनमें पॉलिटिशियंस, बिजनेस लीडर्स और सेलिब्रिटीज शामिल थे। पब्लिक डिस्कशंस में ब्रिटिश रॉयल फैमिली के सदस्य प्रिंस एंड्रू, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन और व्यवसायी व राजनीतिक हस्ती डोनाल्ड ट्रंप जैसे नाम भी बार बार सामने आए। यहाँ एक बात समझना जरूरी है, किसी से सामाजिक या पेशेवर संबंध होना अपराध में शामिल होने का सबूत नहीं होता, लेकिन यही कनेक्शंस मीडिया और पब्लिक क्यूरियोसिटी का बड़ा कारण बने। गिस्लेन मैक्सवेल की भूमिका। एप्स्टीन की करीबी सहयोगी गिस्लेन मैक्सवेल का नाम भी इस मामले में बार बार सामने आया। प्रोसिक्यूटर्स का आरोप था कि उसने यंग गर्ल्स को रिक्रूट करने और अलेज्ड नेटवर्क चलाने में मदद की। बाद में उस पर अलग से मुकदमा चला और अदालत में उसे दोषी ठहराया गया। इससे सवाल और गहरा हो गया कि क्या यह सिर्फ एक व्यक्ति का मामला था या एक बड़ा ऑर्गेनाइज्ड सिस्टम। पावर और प्राइवेट स्पेस की चर्चा। एप्स्टीन की आलीशान प्रॉपर्टीज, खासकर न्यूयॉर्क का मैंशन और उसका प्राइवेट आइलैंड, पब्लिक फैसिनेशन का हिस्सा बन गए। लोगों को यह सोचकर हैरानी हुई कि लग्जरी लाइफस्टाइल और पावरफुल सर्कल्स के बीच इतने गंभीर आरोप इतने लंबे समय तक कैसे छुपे रहे। मीडिया और पब्लिक रिएक्शन। केस रीओपन होने के बाद मीडिया ने पुराने फोटोज, फ्लाइट रिकॉर्ड्स और कनेक्शंस पर गहराई से रिपोर्टिंग शुरू की। सोशल मीडिया पर बहस तेज हो गई। लोग सवाल पूछने लगे, क्या पावर और इन्फ्लुएंस अकाउंटेबिलिटी से बचा सकते हैं? क्या जस्टिस सिस्टम ने शुरुआत में मामले को हल्के में लिया? और क्या विक्टिम्स की आवाज पहले सुनी जानी चाहिए थी? सबसे बड़ा विवाद क्या था? सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी यही रही कि इतने पावरफुल कनेक्शंस के बावजूद वर्षों तक कोई बड़ा फेडरल एक्शन क्यों नहीं हुआ। कई क्रिटिक्स ने कहा कि 2008 का प्ली डील अनयूजुअली लीनियंट था और इसी वजह से 2019 की गिरफ्तारी को कई लोग डिलेड जस्टिस के रूप में देखते हैं। डेथ इन कस्टडी प्लस व्हाई दिस केस मैटर्स। 2019 में जेफरी एप्स्टीन की गिरफ्तारी के बाद पूरी दुनिया की नज़र इस केस पर थी। लोगों को लग रहा था कि अब अदालत में पहली बार पूरी सच्चाई सामने आएगी। लेकिन ट्रायल शुरू होने से पहले ही कहानी ने ऐसा मोड़ लिया जिसने इस केस को और भी रहस्यमय बना दिया। जेल में क्या हुआ? गिरफ्तारी के बाद एप्स्टीन को न्यूयॉर्क के फेडरल डिटेंशन सेंटर में रखा गया, जहां वह ट्रायल का इंतजार कर रहा था। 10 अगस्त 2019 की सुबह उसे अपनी जेल सेल में मृत पाया गया। बाद में मेडिकल जांच में उसकी मौत को सुसाइड बाय हैंगिंग घोषित किया गया। ये खबर आते ही दुनिया भर में शॉक की लहर फैल गई, क्योंकि मामला अभी अदालत तक पहुंचा भी नहीं था। सुरक्षा में क्या गड़बड़ी हुई? बाद की जांच रिपोर्ट्स में कई गंभीर लापरवाहियां सामने आईं। उसे लंबे समय तक बिना निगरानी के छोड़ा गया। उसे अकेले सेल में रखा गया। नियमित सुरक्षा चेक्स सही तरीके से नहीं हुए। कुछ रिकॉर्ड्स गलत तरीके से भरे गए और सीसीटीवी सिस्टम में भी समस्याएं सामने आईं। इन सब बातों ने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए। क्या ऐसी घटना को रोका जा सकता था? कंट्रोवर्सी क्यों बढ़ी? इतने हाई प्रोफाइल केस में अचानक हुई मौत ने पब्लिक डिस्कशंस और कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को तेज कर दिया। हालांकि ऑफिशियल इन्वेस्टिगेशंस ने कहा कि किसी बाहरी क्रिमिनल एक्ट का एविडेंस नहीं मिला और मौत को सुसाइड माना गया। फिर भी केस पहले से ही इतना चर्चित था कि बहसें लंबे समय तक चलती रहीं। विक्टिम्स के लिए इसका क्या मतलब था? बहुत से सर्वाइवर्स ने कहा कि ट्रायल शुरू होने से पहले मौत हो जाने से उन्हें पूरा जस्टिस देखने का मौका नहीं मिला। कोर्ट रूम में सच सामने आने की जो उम्मीद थी वह अचानक खत्म हो गई। इसी वजह से यह घटना सिर्फ एक डेथ रिपोर्ट नहीं रही, बल्कि पूरी कहानी का इमोशनल टर्निंग पॉइंट बन गई। इस घटना ने बड़े सवाल खड़े किए। क्या हाई रिस्क प्रिजनर्स की सुरक्षा सही तरीके से होती है? क्या प्रिजन सिस्टम में सुधार की जरूरत है? और क्या ऐसी लापरवाहियां दोबारा रोकी जा सकती हैं?
रिपोर्ट्स में साफ कहा गया कि स्टाफ फेलियर्स और ऑपरेशनल इश्यूज ने सिचुएशन को और खराब बनाया। तो यह थी जेफरी एप्स्टीन की कहानी। एक ऐसा नाम जो सिर्फ वेल्थ और पावर से नहीं बल्कि कंट्रोवर्सी, अनआंसर्ड क्वेश्चंस और उन आवाज़ों से याद किया जाता है जो सालों बाद सामने आईं। कई कहानियाँ खत्म हो जाती हैं, लेकिन कुछ कहानियाँ सवाल बनकर जिंदा रहती हैं और शायद सच हमेशा सामने नहीं आता, बस उसके निशान रह जाते हैं। अगर आप भी ऐसी ही रहस्यमयी और रियल लाइफ स्टोरीज की सच्चाई जानना चाहते हैं तो थ्रिलर एक्सप्लोरर को अब भी फॉलो कीजिए, क्योंकि अगली कहानी शायद इससे भी ज़्यादा शॉकिंग हो।